जवानों की जाति पर राहुल गांधी का विवादित बयान। फौज की जाति पर राहुल के बयान पर मचा घमासान। राहुल के बयान पर भड़के एक्स डीजीपी विक्रम सिंह। सेना में जातिगत भेदभाव के लिए राहुल को चेतावनी। फौज के अपमान के लिए माफी मांगे राहुल गांधी। देखिए एनएमएफ न्यूज पर एक्स डीजीपी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है, सेना में उनका कंट्रोल है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी का जिस तरीके से बयान सामने आया सेना को लेकर, बयानबाजी तो उनकी लगातार होती रहती है, लगातार आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में होते भी रहते हैं। जो राजनीति में आप बात करते हो, चुनावी रैली में बात करते हो, वो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन सेना पर बयान देना क्या सही है? सेना पर आरोप लगा देना क्या सही है? जातिवाद का जो ठीकरा है आप सेना पे थोप दे रहे हो और आरोप लगा दे रहे हो। इसी मुद्दे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में पूर्व डीजीपी हैं विक्रम सिंह जी मौजूद हैं, इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। सर, क्या कहना चाहोगे ये राहुल गांधी के बारे में? क्या कहोगे कि राहुल गांधी बार बार ऐसे बयान क्यों कर रहे हैं? आप सेना को भी नहीं छोड़ रहे हैं, वो सेना को भी बोल दे रहे हैं कि उस पर जो है 10% लोगों का अधिकार हो गया है सेना के अंदर। क्या लगता है आपको? सुमित जी नमस्कार। राजनीति मेरा विषय नहीं है, लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक देशभक्त होने के नाते, आर्मी के जज्बे को सलाम करने वाले की तरह मुझे बहुत बहुत ज्यादा वेदना और पीड़ा हुई कि हमने किया तो कुछ नहीं, लेकिन आरोप लगाने में हम नंबर 1। आपका आर्मी में कोई योगदान है? आपके खानदान में कोई आर्मी में गया है? आपके खानदान में अगर कोई आर्मी में नहीं गया है, कोई शहीद हुआ है, और अगर हुआ है बोलते हैं, कौन हुआ है शहीद? इंदिरा गांधी की बात करते हैं, राजीव गांधी की बात। मैं फौज की बात कर रहा हूं, राजनीतिक शहीदों की बात फिलहाल नहीं हो रही है। जब कैटेगराइजेशन हम कर रहे हैं, फिर आर्मी के शहीद जो फ्रंट पे शहीद हुए हो, अच्छा, या तो चाइना बॉर्डर पे, कारगिल में, या पाकिस्तान बॉर्डर पे, या कहीं और पर भारतीय की सेना की यूनिफॉर्म पहन के अगर शहीद हुए तो हमें बता दें आप। वो शहादत रख लीजिएगा, उसको भी, उसका जज्बा अलग है और उसका भी नमन है। लेकिन सेना की शहादत में अगर आपके परिवार ने, आपने ये भी तो कृपा नहीं की फौज के ऊपर कि अपने परिवार के किसी व्यक्ति को फौज में भेजें, वो तो आपने किया नहीं। फौज का एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। जातीयता का जो आप तड़का दे करके राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं, देश देख रहा है। और सबसे पहले सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद हों। बाबा साहब को आपने भारत रत्न नहीं दिया, उसको भारत रत्न की जो पदवी थी वो हमारे राष्ट्रीय हीरो बाबा साहब को दिया गया आपके कार्यकाल के बाद। बाबा साहब को किस प्रकार से आप अपमानित और प्रताड़ित और उनको हरवाने का जो उपक्रम और षड्यंत्र कर सकते थे वो सब आपने किया। ओबीसी को आरक्षण देना आपने जरूरी नहीं समझा, वो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने उनके द्वारा किया गया। आपकी जाति और आप तो पार्टी को एक तरीके से, वो किसकी पार्टी मानी जाती है मैं वो शब्द कहना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि जो पहले प्रधानमंत्री थे वो अपने नाम के पहले वो पदवी जातीयता की लगाते थे। और पार्टी के भी ये माना जाता था कि ये इन्हीं बिरादरी की पार्टी है। आज आप ये कह रहे हैं कि 10% और 5%। पहले तो अपना हिसाब आप सही कर लीजिए, अपना आप लेखा जोखा सही कर लीजिए। फौज सबकी है, सब फौज के लिए हैं, और फौज वो हमारा एक पवित्र स्थान है और वो पवित्र वर्दी है कि अगर वहाँ पर गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, वहाँ पर अगर कोई छुट्टी चला जाता है तो एक ही हवलदार किसी भी बिरादरी का हो, वो ग्रंथी भी हो जाता है, वो पुजारी भी हो जाता है, और वो मस्जिद की सफाई वगैरह भी करता है। ये परंपरा हमारे फौज की है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ राजनेताओं के हाथ में ऐसी एक प्रतिभा है कि अगर सोना भी छू दें तो वो गोबर हो जाता है। गोबर जी। तो आपने पहले तो आपका कोई योगदान सेना और उसके गौरवशाली इतिहास और उसके गौरवशाली परंपराओं से आपका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहा है। तो बेहतर होगा कि जो टूल किट रंगे सियार से
आपने प्राप्त किया है अमेरिका से। आप समझ गए होंगे रंगा सीआर में किसको कह रहा हूं, जो टूल किट तैयार करवाता है, लाइनें लिखवाता है और सोरोस की लाइनें उस रंगे सीआर के जरिए आप तक पहुंचती हैं और आप रटा रटाया डायलॉग आप यहां बोल देते हैं। आपके बोलने का मतलब ये टूल किट है, ये 200% टूल किट है। आप समाज में विघटन पैदा करके आप ये करना चाहते हैं कि अपनी स्वार्थ सिद्धि राजनीति की करना चाहते हैं। आपके अंदर ये भी प्रतिभा नहीं है कि आप पता लगा सकें कि आर्मी में कौन सी बिरादरी है, क्या है। एक तो बिरादरी की बात करना ही अपने में बेईमानी है, धूर्तता है, दिमागी एक तरीके से कहता हूं, विक्षिप्तता नहीं कहूंगा, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, जिसको कहते हैं कि बौद्धिक डिसऑनेस्टी, बौद्धिक धूर्तता। मैं कहीं भी दूं बौद्धिक धूर्तता। आपने क्या समझ रखा है? फौज मेरिट पे चलती है और फौज में सबके लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं। और अगर मैं गिनाना चाहूं, इतने ज़्यादा अलंकरण और इतने ज़्यादा रेजिमेंट्स हमारे ऐसे हैं और हमारे हर बिरादरी लोगों को बराबर का अवसर हर जगह मिलता है। और वैसे ये बता दें, पूछते फिर मैं कहूँगा, आपको तो वैसे भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया? बाबू जगजीवन राम को क्या आपने वांछित सम्मान दिया? नहीं दिया आपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जो उनको सम्मान का था वो तो दिया भी नहीं आपने। भारत रत्न आपने जरूरी नहीं समझा। हाँ, अपनी पार्टी के सभी नेताओं को आपने भारत रत्न दिया, लेकिन बाबा साहब को आपने जरूरी नहीं समझा। और मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं, ये जो जातीयता का पुट आप हर जगह तड़का दे रहे हैं, पहले तो आप अपने संगठन में देख लीजिए, आपने कितने हमारे अनुसूचित जनजाति जाति के भाइयों बहनों को आपने नवाजा है। और आप जब सत्तारूढ़ थे 70 साल, तो आपने सत्ता का आनंद लिया है। तब आपने ऐसा कौन सा क्रांतिकारी काम कर दिया कि लोग कहें कि आज आपके नाम के ऊपर चिराग जला जाए और आपको मुबारकबाद, ये आपने ऐसा कोई अनकरणीय कार्य कर दिया है। वास्तविकता ये है, नाम बड़े दर्शन छोटे। जब आपको अवसर मिला, आपने जातीयता के जो सबसे ऊंची जाति है, नाम लेना उचित नहीं समझता हूं, उसको अपने नाम के पहले लगाया, दशकों तक लगाया और उसका स्वांग रच करके कि आप उसी जात बिरादरी के हैं। जातीयता का सबसे बड़ा अगर अहंकार की किसी ने यात्रा की है तो आपने की है और आपके परिवार ने की है। नहीं, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं। नाम न ले, नाम न ले, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा। क्या जरूरत थी? जब हम जातीयता से ऊपर उठ चुके हैं तो हम जात का क्यों लगा रहे हैं, प्रीफिक्स क्यों लगा रहे हैं नाम के पहले? और आवश्यकता अनुसार हम जनेऊ क्यों पहन लेते हैं? आवश्यकता अनुसार हम जाकर के ये क्यों कह देते हैं कि जनेऊ लगा लिया? ये मौसमी धार्मिकता जो है, जिसको कभी कभी कहते हैं कि मेढकी को भी अब जुकाम हो रहा है। अच्छा, तो ये तो तभी है जब इलेक्शन का सीजन आता है, जब इलेक्शन आता है तो जनता को दिखाने के लिए कि हम भी अब मंदिर जाते हैं, हम भी पूजन अर्चन करते हैं। और वैसे तो सदन में जब जाना होगा तो हम पैलेस्टाइन का झोला लेकर के चलेंगे। और वैसे तो अगर कोई बात कह दे कि हिंदुत्व क्या है, तो हिंदुत्व बड़ा गलत शब्द है। जय श्री राम जो है वो भड़काऊ एक बयान है। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि हिंदुत्व कब से भड़काऊ और अहंकारी हो गया, जय श्री राम कब से जो है आक्रामक और उग्र हो गया या हेट स्पीच हो गई। मैं ये तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लेकिन सर, आपने बोला कि ये टूल किट का कहीं ना कहीं किया जा रहा है, टूल किट है ये, लेकिन टूल किट के बावजूद क्या राहुल गांधी को समझ में नहीं आता कि इस तरीके के बयानबाजी से उन्हीं को नुकसान होने वाला है चुनाव में? कोई अभी तक कोई फायदा हुआ नहीं है, तो ऐसा नुकसान अपना जानबूझकर क्यों कराएंगे वो टूल किट के चक्कर में? देखिए, टूल को जिसने बना करके भेजा, मैंने फिर कहा राजनीति मेरा विषय नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बुद्धि और थोड़ा सा चिंतनशीलता परमात्मा ने मुझे भी दी है। तो इस तरफ राहुल गांधी की बात करें तो अगर अपनी तुच्छ बुद्धि से मैं ही कह रहा हूं कि टूल किट बनाया किसी और ने, किसी प्रासंगिक तरीके से बना कहीं और जब बना कहीं और तो वहां के माहौल में शायद वो चल जाता, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक लाइव्स मैटर। तो आपने उसी तरीके से एक प्रिंट बना करके रूपांतरण कर दिया। मैं फिर कहूँगा, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, अन्यथा शक्ल बिगड़ जाती है। तो वो टूल किट बना वहाँ के जो रंगे सीआर ने बना करके दिया, सोरोस के कहने पे दिया, तो जब यहाँ आया तो वो प्रासंगिक ही नहीं था। और आपने यहाँ पर बिना सोचे समझे आपने फौज को भी लपेटा। तो आपके जो बचे कुचे नंबर थे, जिस वक्त आपने हमारे पवित्र फौजी वर्दी पे, हमारे कहते हैं ना कि जय जवान जय किसान, जो हमारे हैं जो वर्ग पूजनीय है,
आपने उनको भी अपनी मिथ्या भाषण से कलुषित करने की कोशिश की, तो वो तो कलुषित हुआ नहीं। आसमान पे जो थूकता है तो उसका थूक उसी के ऊपर आके गिरता है। आज आपका जो हाल है, ना आप इधर के रहे ना आप उधर के रहे। फौज को मटियामेट करने के लिए, फौज को बदनाम करने में, दरअसल फौज का तो कुछ नहीं होगा। फौज भारत में सैकड़ों साल से है, और हमारी फौज ऐसी नहीं है कि 47 से हो या 1861 से हो। हमारी फौज की कई रेजिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी परंपराएं 200-200 साल से हैं। वो धर्म से। आप अपोजिशन के लीडर हैं, राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, अपोजिशन के लीडर हैं, लेकिन सेना तक ये बात जाती है तो सेना को कहीं ना कहीं बुरा भी लगता होगा कि अपोजिशन का लीडर होने के बाद भी हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है, इस तरह की बातें कर रहा है। तो क्या लगता नहीं कि मनोबल टूटेगा उनका? सेना हमारी फौलाद है। ऐसी हल्की फुल्की बातों से वो कहते हैं ये दया के पात्र हैं, इनकी बातों को गंभीरता पूर्वक जैसे कोई नहीं लेता है तो फौज को भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन आप जाकर के जरा नेट पर जाकर के देखिए, जो हमारे जनरल साहिबान ने, जो हमारे और लोगों ने इनके बारे में बात को जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई हैं, कम से कम कुछ अब तो नसीहत ले लो। अरे भाई, अगर तुम्हारी पार्टी के अंदर काडर में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि तुम्हारे अंदर कुछ, तुम्हारे ऊपर कुछ सही चीज़ तुम्हें बतला दें, कम से कम जो हमारे सेना के वरिष्ठ और वेटरन्स हैं वो जो कह रहे हैं उनकी पीड़ा को समझो, और कम से कम अब ऐसी कोई बात न करो जो कि पैर पे कुल्हाड़ी हो या सेल्फ गोल हो। बिहार में चुनाव है, बिहार के चुनाव की रैली के दौरान ही इस शब्द को भूला गया है, तो लगता नहीं है कि ये बिहार में चुनाव होने वाला है, वहां पे जातीय समीकरण की राजनीति की जाती है, तो इससे क्या बिहार में फायदा होने वाला है आपके हिसाब से इस तरीके की बात करके? क्योंकि वहां पे दलित समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग अधिक हैं अपर कास्ट के कंपेयर में, तो क्या यही फायदे को देखते हुए उन्होंने किया गया? बेशक राजनीति में कोई ऐसा भी कृत्य होता है जो कि स्वार्थ सिद्धि के अलावा होता है, या निस्वार्थ भाव से भी कुछ होता है। कितनी नादानी का सवाल आप कर रहे हैं सुमित जी। निस्वार्थ भाव से काम करना होगा तो सन्यासियों में, वैरागियों में, त्यागियों में, इनमें होता है। राजनीति की पूरी संग बुनियाद और आधारशिला स्वार्थ सिद्धि के ऊपर है, और इसी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए, उसके लिए इन्होंने जातीयता का एक समीकरण दिखा दिया जनता को। ये भूल गए कि हमारे ओबीसी, हमारे शेड्यूल कास्ट भाई बहन और बच्चे अब शिक्षित हैं, और इतने शिक्षित हैं कि वो सच्चे और झूठे का फर्क, सही और गलत का फर्क वो खूब समझ रहे हैं। स्वांग और वास्तविकता, उसका अंतर खूब समझते हैं। वो समझ जाते हैं कि आज जो हमदर्दी का ताना बाना बुना जा रहा है ये इलेक्शन के रिजल्ट तक ही है, और उसके बाद जब रिजल्ट जब आने लगेगा, ये फिर जा करके आप देखेंगे कौन सा स्वांग, कौन सी हमदर्दी, और कौन सा ओबीसी, कौन सा एससी, कौन सा एसटी। फिर 5 साल बाद दोबारा नए डायलॉग, नया टूल किट चलेगा। आखिरी में आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि सेना की भर्ती की बात करूं, पुलिस की भर्ती की बात करूं, तो क्या भर्ती के दौरान ऐसा कुछ पक्षपात होता है क्या कि नहीं आप सवर्ण क्लास से आ रहे हो, आप इस तरफ आ जाओ, आप दलित हो, ओबीसी हो, इस तरफ आ जाओ, कहीं ऐसा पक्षपात होता है? ऊपर सवाल ही नहीं उठता है। इतनी पारदर्शी सीसीटीवी लगा रहता है, कमेटी रहती है, और हर भर्ती बोर्ड में हर जात बिरादरी के अधिकारी रहते हैं। और ये मान के चलिए कि वो अधिकारी वो हैं जो जीवन के सबसे कठिन परीक्षा उत्तीर्ण होकर के वहाँ बोर्ड में बैठे हैं, अपनी अंतरात्मा कानून को, सरकार की आरक्षण नीति को हाजिर नाजिर जान करके तब भर्तियां होती हैं। ये संभव ही नहीं है कि आज कोई किसी का हक मार ले। दिखाई ये पड़ता है कम से कम पुलिस विभाग में कि जो आरक्षण होता है, जब मैंने कहा ना, हमारे अनुसूचित जात के भाई बहन आज किसी से 19 नहीं, बहुतों से 21 हैं, और अब जब ओपन कंपटीशन होता है तो वो जनरल कैटेगरी से भी ऊपर आ जाते हैं, और चूंकि जनरल कैटेगरी से ऊपर आ जाते हैं तो आरक्षण श्रेणी में नहीं आते हैं। तो रिजर्वेशन, लेकिन जो हमारे एससी एसटी के बच्चे, ओबीसी के बच्चे जो और अपनी मेरिट पे आ जाते हैं जनरल में, तो उनके लिए आप देखेंगे कि उनकी परसेंटेज से ज़्यादा, आरक्षण से ज़्यादा वो अपनी मेरिट पे अपने आप ही आ रहे हैं। आखिरी में आप क्या कहना चाहोगे कि राहुल गांधी का क्या है फ्यूचर? इस तरह की बयानबाजी करके उनको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का बनने का सपना देख रहे हैं वो, उनके नेता लोग तो खुद बोलते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे आने वाले समय में, तो उनका फ्यूचर क्या नजर में आ रहा है? देखिए, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, और मैं समझता हूं कि उनको भाई दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, और आदमी को स्वप्न देखने ही चाहिए, लेकिन स्वप्न वास्तविक होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, और मेरिट पे आधारित होने चाहिए। अब कल मैं ये कह दूं आपसे कि कल जो है मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ जाऊंगा, तो आप कहेंगे अपने दिमाग का इलाज कराएं। आप हैं वरिष्ठ नागरिक, आपसे 5 किलोमीटर चला फिरा नहीं जा रहा, आप कहने कल मैं एवरेस्ट पे जाऊंगा, तो आपके जो एम्बिशन है वो रियलिस्टिक होने चाहिए, कल्पना शक्ति की उड़ान नहीं होनी चाहिए, वरना यही कहा जाएगा ये तो चंडू खाने की बातें हैं।
राहुल गांधी को अपने भाषा में क्या जवाब देना चाहोगे सब सुनने के बाद? आपको, आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, भगवान ने आपको बहुत जिम्मेदारी का पद दिया है, गंभीरता अपने व्यक्तित्व में ले आएं और ऐसी कोई बात न कहें जिससे कि देश में इस तरीके के कोई बिखराव हो और ऐसी कोई हो जो कि घृणा को जन्म दे। आपकी फिलहाल ये सब बातें जो हैं ये घृणा को जन्म दे रही हैं, इससे परहेज करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी के बयान के बाद जिस तरीके से मैं लगातार ये पेशकश करने की कोशिश भी कर रहा हूं, समझने की कोशिश भी कर रहा हूं कि राहुल गांधी इस तरीके की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं और इस बयान का क्या मायने रखता है। इसी सिलसिले में हमारे साथ में पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी मौजूद थे, उनसे हमने बातचीत किया, उनकी राय को हमने आप तक पेश किया। आप इनके इंटरव्यू सुनने के बाद, इनकी बात को सुनने के बाद अपनी भी राय को आप कमेंट करके बताइए कि राहुल गांधी के साथ में क्या करना चाहिए, कैसे राहुल गांधी सुधरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।